नमस्कार। नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा गाइड है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। जी। हमारे सामने स्टडी टेक की कुछ स्लाइड्स हैं जो खास तौर पर यूपीएससी 2026 परीक्षा के लिए तैयार की गई हैं। हाँ, और बहुत अच्छे से बनाई गई हैं। आज हम बीएनएस की धारा 18 से लेकर 22 तक की पड़ताल करेंगे। ये वो धाराएं हैं जो बताती हैं कि कब कोई काम जो दिखने में अपराध लगे असल में अपराध नहीं होता। बिल्कुल। इन्हें कानून की भाषा में जनरल एक्सेप्शंस या साधारण अपवाद कहते हैं। अच्छा, जी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें सिखाती हैं कि कानून सिर्फ काम यानी एक्ट को नहीं बल्कि काम करने वाले के इरादे को भी देखता है। इरादा यानी इंटेंशन। हाँ, और इसी इरादे को हम मेंस रिया या आपराधिक दुराशय कहते हैं। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी मेंस रिया के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड है बीएनएस की धारा 18 के बारे में। ये दुर्घटना यानी एक्सीडेंट की बात करती है। पुराने आईपीसी में ये धारा 80 हुआ करती थी। तो कानून की नजर में दुर्घटना क्या है? देखिए, कानून ये कहता है कि अगर कोई इंसान बिना किसी आपराधिक इरादे के पूरी सावधानी बरतते हुए एक कानूनी काम को कानूनी तरीके से कर रहा है और उस दौरान कुछ अनहोनी हो जाए तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो यहाँ 4 बातें जरूरी हो गईं। हाँ, 4 बातें। काम कानूनी हो, तरीका कानूनी हो, पूरी सावधानी बरती गई हो और सबसे अहम, कोई बुरा इरादा ना हो। मतलब मेंस रिया गायब हो। इसे समझने के लिए इन स्लाइड्स में एक बड़ा क्लासिक उदाहरण दिया गया है, एक तस्वीर के साथ। हाँ, वो कुल्हाड़ी वाला। हाँ, एक लकड़हारा है जो जंगल में लकड़ी काट रहा है। अचानक उसकी कुल्हाड़ी का जो लोहे का हिस्सा है वो हैंडल से निकलकर हवा में उड़ता है और पास खड़े एक व्यक्ति को लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हाँ, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ क्या होगा? सुनने में ये बहुत भयानक लगता है, लेकिन यहाँ लकड़हारा हत्या का दोषी नहीं होगा। बीएनएस की धारा 18 उसे बचाएगी। क्योंकि ये एक दुर्घटना है। बिल्कुल, ये एक दुर्घटना है। उसका इरादा किसी को मारने का तो था ही नहीं। वो तो बस अपना रोज का काम कर रहा था, जो कि पूरी तरह से कानूनी है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये लकड़हारे की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पक्का करे कि उसकी कुल्हाड़ी ठीक हालत में है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या इसे लापरवाही नहीं माना जा सकता? और यहीं पर पूरी सावधानी या ड्यू केयर का सिद्धांत परखा जाता है। अदालत ये नहीं देखती कि क्या हुआ, बल्कि ये देखती है कि क्या उस व्यक्ति ने वो सारी सावधानियां बरती जो उस जैसी स्थिति में कोई भी आम समझदार इंसान बरतता। अच्छा। अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित कर दे कि कुल्हाड़ी का हैंडल पहले से ढीला था या कुल्हाड़ी इतनी पुरानी और जंग लगी हुई थी कि उसका टूटना तय था, तब उसे धारा 18 का बचाव शायद न मिले। तब ये लापरवाही का मामला बन जाएगा। बिल्कुल, तब ये मामला लापरवाही का बन सकता है। लेकिन अगर उसने सामान्य सावधानी बरती थी तो ये एक दुर्घटना ही मानी जाएगी। मतलब पूरी सावधानी का मतलब हर स्थिति में अलग अलग होता है। शानदार। अब ये धारा परीक्षा के लिए याद रहे, इसके लिए भी इन स्लाइड्स में कुछ है? हाँ, स्टडी टेक ने इसे याद रखने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका बताया है। क्या है? बीएनएस धारा 18 सोचिए कि जब कोई लड़का 18 साल का होता है तो उसे नई नई आज़ादी मिलती है, वो तेज बाइक चलाता है। हाँ, बिल्कुल। और एक्सीडेंट का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो 18 साल की उम्र को एक्सीडेंट से जोड़कर आप धारा 18 को आसानी से याद रख सकते हैं। हाँ, ये तो सच में कभी नहीं भूलेगा। कमाल है। तो धारा 18 में हमने देखा कि अनजाने में हुए नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। जी। लेकिन क्या हो अगर नुकसान जानबूझकर पर किसी बड़ी भलाई के लिए किया गया हो? बेहतरीन सवाल, और यही हमें बीएनएस की अगली धारा 19 पर ले आता है। धारा 19? हाँ, जिसे आवश्यकता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। ये पुराने आईपीसी की धारा 81 थी। तो ये उन स्थितियों के बारे में जहां एक बड़े नुकसान को रोकने के लिए एक छोटा नुकसान करना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ तो नुकसान करने का इरादा है, फिर ये अपराध क्यों नहीं है? यहाँ नुकसान करने का इरादा तो है, लेकिन आपराधिक इरादा यानी मेंस रिया नहीं है। अच्छा। आपका मकसद किसी को हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि किसी बड़ी तबाही को टालना है। कानून ये समझता है कि कभी-कभी 2 बुराइयों में से छोटी बुराई को चुनना पड़ता है। स्लाइड्स में इसका भी एक उदाहरण है, वो आग लगने वाला। हाँ, मान लीजिए एक घने बसे गांव में एक घर में आग लग जाती है और तेज हवा की वजह से आग के पूरे गांव में फैलने का खतरा है। एक व्यक्ति ए आग को फैलने से रोकने के लिए बीच के 2-3 खाली घरों को गिरा देता है ताकि आग आगे ना बढ़े, और बाकी सैकड़ों घर और जानें बच जाएं।
अब किसी का घर गिराना तो अपराध है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक अपराध है, लेकिन ए का इरादा अपराध करने का नहीं था। उसका मकसद तो गांव को बचाना था। सही पकड़ा, उसका मकसद था उस बड़ी तबाही को रोकना। उसने ये काम नेक नियति से किया, इसलिए बीएनएस की धारा 19 उसे बचाएगी। तो उसके काम को अपराध नहीं बल्कि एक आवश्यकता माना जाएगा। एग्जैक्टली। और इसे याद रखने का तरीका तो वो तो आज के हालात से जुड़ा हुआ है। हाँ, स्टडी टेक का तरीका बहुत प्रासंगिक है। धारा 19 कोविड-19 को याद कीजिए। कोविड-19 महामारी जैसी बड़ी आपदा को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया। इससे लोगों को व्यापार में आने जाने में थोड़ी परेशानी हुई। ये एक छोटा नुकसान था। सही है। लेकिन ये क्यों किया गया? ताकि हजारों लाखों जानें बचाई जा सके। हाँ। यानी एक बड़े नुकसान को रोका जा सके। तो धारा 19 का मतलब है बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान। बिल्कुल। तो इन दोनों ही धाराओं 18 और 19 में जो एक चीज कॉमन है वो है इरादा। हाँ। एक में बुरा इरादा है ही नहीं और दूसरे में इरादा नेक है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इन अपवादों की आत्मा है। स्लाइड्स में एक सरल सा फॉर्मूला दिया गया है। क्या है वो? एक्टस रियस यानी गलत काम प्लस मेंस रिया यानी गलत इरादा इक्वल्स टू क्राइम यानी अपराध। अच्छा, एक्ट प्लस इंटेंट इक्वल्स क्राइम। हाँ। अगर इन दोनों में से एक भी चीज गायब है तो वो अपराध नहीं है। धारा 18 में मेंस रिया है ही नहीं। और धारा 19 में? और धारा 19 में मेंस रिया आपराधिक नहीं बल्कि बचाव का है। ठीक है, तो हमने उन वयस्कों की बात की जिनके इरादे ठीक थे या थे ही नहीं, लेकिन उन लोगों का क्या जो शायद इरादा बनाने में ही सक्षम ना हो? जैसे कि बच्चे। हाँ, जैसे कि बच्चे। बहुत स्वाभाविक सवाल, और कानून इस पर भी ध्यान देता है। इसके लिए बीएनएस में 2 धाराएं हैं, 20 और 21। ठीक है, पहले बात करते हैं धारा 20 की, जो 7 साल से कम उम्र के बच्चों से संबंधित है। यह एक लैटिन सिद्धांत डोली इन कैपेक्स पर आधारित है। डोली इन कैपेक्स, इसका मतलब है अपराध करने में अक्षम। यानी 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध कर ही नहीं सकता। कानून की नजर में बिल्कुल नहीं। यह एक एब्सोल्यूट इम्यूनिटी यानी पूर्ण छूट है। पूरी तरह से छूट। हाँ, कानून ये मानकर चलता है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे में सही और गलत की समझ वो विकसित ही नहीं हुई होती। उसके अंदर मेंस रिया यानी आपराधिक इरादा बनाने की मानसिक क्षमता होती ही नहीं है। तो अगर 6 साल का बच्चा किसी की पिस्तौल उठा के चला भी दे और किसी की जान चली जाए तो भी उस बच्चे पर कोई केस नहीं बनेगा। अच्छा, कोई केस ही नहीं बनेगा? जी नहीं। ये तो बहुत सीधी सी बात है। इसे याद रखने का तरीका भी सीधा ही होगा। हाँ, स्लाइड्स में दिया गया तरीका बहुत प्यारा है। बताइए। छोटा बच्चा क्या खाता है? बिस्कुट। 2020 बिस्कुट। तो 2020 बिस्कुट से आप धारा 20 याद रख सकते हैं। हाँ, बढ़िया है। लेकिन मामला तब पेचीदा होता होगा जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो, जैसे 7 से 12 साल का। बिल्कुल। उसके लिए क्या नियम है? उसके लिए है बीएनएस की धारा 21, जो पुराने आईपीसी की धारा 83 की जगह आई है। ठीक है, धारा 21। हाँ, यहाँ मामला जज के विवेक पर निर्भर करता है। ये डॉली कैपेक्स के सिद्धांत पर काम करता है। डॉली कैपेक्स यानी अपराध करने में सक्षम हो सकना। यहाँ बच्चे को पूरी छूट नहीं है। तो जज ये कैसे तय करते हैं कि बच्चे को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? वो क्या देखते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जज ये देखते हैं कि क्या उस 7 से 12 साल के बच्चे में पर्याप्त परिपक्वता यानी सफिशिएंट मैच्योरिटी थी कि वो अपने काम की प्रकृति और उसके परिणामों को समझ सके। क्या उसे पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है? और ये परिपक्वता साबित कैसे होती है? मतलब क्या बच्चे से सवाल जवाब होता है या उसके स्कूल के रिकॉर्ड देखे जाते हैं? यह कई चीजों पर निर्भर करता है। जज बच्ची की उम्र, उसकी परवरिश, उसकी शिक्षा और सबसे जरूरी क्या अपराध करने के ठीक बाद उसके व्यवहार को देखते हैं। क्या उसने अपराध को छिपाने की कोशिश की? हाँ। क्या उसने झूठ बोला? अच्छा। अगर हाँ, तो ये दिखाता है कि उसे पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है। मतलब वो नासमझ नहीं है। बिल्कुल। मुझे मेरे लॉ स्कूल के दिनों की एक बात याद है। प्रोफेसर ने कहा था, अगर 10 साल का बच्चा चोरी करने के बाद सीसीटीवी कैमरा ढूंढकर उसे तोड़ देता है तो वो बच्चा नासमझ नहीं, शातिर है। सही बात है। ये बात मुझे हमेशा याद रही। अगर जज को लगता है कि बच्चा नासमझ है तो उसे माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर बच्चा शातिर है तो उसे दोषी ठहराया जाएगा। और मामला जुवेनाइल कोर्ट जाएगा? जी, मामला किशोर न्याय बोर्ड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलेगा। मतलब हर केस अलग होता है। जी। इससे याद रखने की कोई ट्रिक है? बिल्कुल। धारा 21 भारत में 21 साल को शादी की कानूनी उम्र और समझदारी से जोड़ा जाता है। हाँ, समझदारी से जोड़ा जाता है।
तो बस आप ऐसे याद रख सकते हैं कि धारा 21 में जज यही चेक करता है कि बच्चे में समझदारी आई या नहीं। ये समझ और मानसिक क्षमता वाली बात हमें आज की चर्चा के आखिरी बिंदु पर ले आती है। उन वयस्कों का क्या जिनकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो? हाँ, ये है बीएनएस की धारा 22, जिसे पागलपन का बचाव या इंसैनिटी डिफेंस कहते हैं। ये आईपीसी की पुरानी धारा 84 की जगह है। जी, इसका सिद्धांत भी मेंजरिया से ही जुड़ा है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करते समय अपनी मानसिक बीमारी के कारण ये समझने में ही असमर्थ है कि वो क्या कर रहा है या जो कर रहा है वो गलत है या कानून के खिलाफ है, तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग ही उस स्थिति में नहीं था कि वो कोई आपराधिक इरादा बना सके। लेकिन इन स्लाइड्स में एक बहुत जरूरी बात लिखी है कि पागलपन मेडिकल नहीं, लीगल होना चाहिए। हाँ, इन दोनों में क्या फर्क है? ये इस धारा का सबसे जरूरी पहलू है। कोई व्यक्ति मेडिकली किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हो सकता है, जैसे डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया। जी। लेकिन सिर्फ बीमारी का होना बचाव के लिए काफी नहीं है। हाँ। आरोपी को ये साबित करना पड़ता है, और ये बोझ उसी पर होता है। क्या साबित करना पड़ता है? कि ठीक अपराध करते समय, उस घटना के वक्त उसकी मानसिक बीमारी उस पर इतनी हावी थी कि वो अपने काम की प्रकृति को समझने में पूरी तरह असमर्थ था। इसे ही लीगल इंसैनिटी कहते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति अपराध करने से 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तो पागल था, लेकिन ठीक अपराध करते समय उसे सब कुछ पता था कि वो क्या कर रहा है, तो उसे ये बचाव नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। समय सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक अपराध के समय की मानसिक स्थिति। इसीलिए ये बचाव साबित करना बहुत मुश्किल होता है। समझ गई। तो इस आखिरी धारा के लिए स्टडी टेक का क्या जुगाड़ है? इसके लिए भी एक सीधी सी ट्रिक है, बीएनएस धारा 22। सोचिए, अगर कोई इतना पागल है कि उसे 2 और 2 जोड़ना भी नहीं आता, जो 22 जैसा सुनाई देता है, तो उसकी मानसिक स्थिति वाकई ठीक नहीं है और कोर्ट उसे शायद छोड़ दे। हाँ, ये बस याद रखने का एक मजेदार तरीका है। बिल्कुल। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हर गलत काम कानूनी तौर पर एक अपराध होता है? मतलब सोचिए, एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है और मरीज की जान चली जाती है, या एक बॉक्सर रिंग में दूसरे को घायल कर देता है, तो क्या ये दोनों अपराधी हैं? यहीं पर कानून की दुनिया थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, जहां क्या किया से ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि किस इरादे से किया। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के कुछ ऐसे ही प्रावधानों की परतों को खोलेंगे, और इस सफर में हमारा गाइड बनेगा स्टडी टेक का तैयार किया हुआ स्टडी मटेरियल, जो खास तौर पर यूपीएससी 2026 परीक्षा के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। इसमें जो स्लाइड्स और मेमोरी ट्रिक्स हैं, वो हमारी इस छानबीन को समझने में काफी मदद करेंगी। बिल्कुल सही कहा। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कानून क्या कहता है, बल्कि ये समझना है कि वो ऐसा क्यों कहता है। इन सभी प्रावधानों के पीछे एक कॉमन धागा है, वो है आपराधिक मन, या जिसे कानून की भाषा में मेंस रिया कहते हैं। मतलब अपराध करने का इरादा। जी, हम देखेंगे कि कैसे इरादे के गैर मौजूदगी एक गलत काम को अपराध बनने से रोक देती है। तो चलिए पुराने आईपीसी से नए बीएनएस तक के इस बदलाव को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस स्थिति पर आते हैं जो शायद सबसे आम है, नशा। अगर कोई नशे की हालत में अपराध करता है, तो कानून उसे किस नजर से देखता है? स्टडी टेक की स्लाइड्स बीएनएस की धारा 23 और 24 का फर्क बड़ा साफ करती हैं। हाँ, और ये फर्क जमीन आसमान का है। अच्छा जी, और ये फर्क सीधे सीधे इरादे और मर्जी से जुड़ा है। धारा 23, जो पुराने आईपीसी की धारा 85 हुआ करती थी, वो बात करती है जबरदस्ती कराए गए नशे की। कानून का सिद्धांत बहुत साफ है। अगर कोई चीज आपकी मर्जी के खिलाफ या आपकी जानकारी के बिना आपको दी गई है और उसकी वजह से आप सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके किए गए किसी भी काम के लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मतलब अगर किसी की कोल्ड ड्रिंक में चुपके से शराब मिला दी जाए और वो पीने के बाद हंगामा कर दे, तो उसे माफ कर दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस स्थिति में उसका आपराधिक मन या मेंस रिया था ही नहीं। उसने जो भी किया वो उसकी अपनी समझ से नहीं था। नहीं। कानून मानता है कि वो काम उस व्यक्ति ने नहीं बल्कि उस नशे ने किया है। तो ये अपराध ही नहीं माना जाएगा। जी, इसे अपराध ही नहीं माना जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा बचाव है। अब यूपीएससी के छात्रों के लिए चुनौती ये है कि पुराने आईपीसी सेक्शन 85 को नए बीएनएस सेक्शन 23 के तौर पर याद कैसे रखा जाए। और यहां पर स्टडी टेक की मेमोरी ट्रिक काम आती है। स्लाइड पर लिखा है 2-3 यानी 23
दोस्तों ने मिलकर जबरदस्ती पिला दी। ये बहुत अच्छी ट्रिक है ना? ये न सिर्फ धारा का नंबर बता रही है, बल्कि उसकी शर्त यानी जबरदस्ती उसको भी साथ में जोड़ देती है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो है बीएनएस की धारा 24 यानी पुराना आईपीसी सेक्शन 86। ये है वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन, यानी अपनी मर्जी से किया गया नशा। अच्छा। यहाँ कानून का नजरिया एकदम अलग और बहुत सख्त है। कानून कहता है कि अगर आपने खुद नशा करने का फैसला किया है तो आप उसके बाद होने वाले हर नतीजे के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो मतलब कोई ये दलील नहीं दे सकता कि मैंने शराब पी रखी थी इसलिए मुझे होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। कानून ये मानकर चलता है कि ये जानते हुए भी कि नशे में इंसान कुछ भी कर सकता है, आपने नशा किया, वो आपका अपना चुनाव था। इसलिए आप बाद में मासूमियत का दावा नहीं कर सकते। हाँ, कुछ मामलों में जैसे हत्या, अगर ये साबित हो जाए कि नशा बहुत ज्यादा था तो शायद चार्ज कम हो जाए, लेकिन सजा से बचना नामुमकिन है। ये एक बहुत जरूरी बात है और इस धारा को याद रखने के लिए स्टडी टेक का तरीका भी काफी सीधा है। 24 घंटे, सेक्शन 24। अगर बेवड़े बनकर घूमोगे तो पुलिस छोड़ेगी नहीं। ये मजेदार लेकिन बहुत असरदार है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि जब मर्जी छीन ली जाए तो क्या होता है, लेकिन क्या होता है जब मर्जी को धमकी देकर उन कामों के बारे में है जिनमें चोट लगने का खतरा होता है लेकिन लोग अपनी सहमति से उनमें हिस्सा लेते हैं। जैसे कि खेलकूद? बिल्कुल। जब दो बॉक्सर रिंग में उतरते हैं तो वो एक दूसरे को मुक्के मारने और उससे होने वाली सामान्य चोटों के लिए अपनी सहमति देते हैं। तो जैसा स्टडी टेक की स्लाइड में दिखाया है, दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं और एक का दांत टूट जाता है, तो वो दूसरे पर मारपीट का केस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खेल के नियमों के तहत होने वाले जोखिम को स्वीकार कर लिया था। इसे इम्प्लाइड कंसेंट कहते हैं। अच्छा। हाँ, पर अगर कोई बॉक्सर नियम तोड़कर कान पर काट ले, जैसा माइक टायसन ने किया था, तो वो इस बचाव के दायरे से बाहर हो जाएगा। क्योंकि सहमति सिर्फ खेल के नियमों के भीतर ही मान्य है। बिल्कुल सही। तो इस नए सेक्शन नंबर को याद कैसे रखा जाए? स्लाइड में एक दिलचस्प तरीका है। जब दो लोग हाथ मिलाते हैं 25, तो खेल शुरू होता है। चोट लगी तो नो रोना धोना। ये विजुअली याद रह जाता है। हाँ। अब इसी सहमति के सिद्धांत को एक और स्तर पर ले जाती है धारा 26 यानी पुराना आईपीसी सेक्शन 88। ये भलाई के लिए दी गई सहमति की बात करती है और ये धारा मुख्य रूप से डॉक्टरों और सर्जनों को सुरक्षा देती है। अगर कोई डॉक्टर मरीज की भलाई के लिए उसकी सहमति से पूरी सावधानी से कोई ऑपरेशन करता है और दुर्भाग्य से मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा। यहाँ मुख्य शब्द भलाई के लिए है, यानी इन गुड फेथ है ना? बिल्कुल। इरादा नेक होना चाहिए। डॉक्टर का इरादा मरीज की जान बचाना था, लेना नहीं। अगर इरादा नेक था और सहमति ली गई थी तो कानून उन्हें प्रोटेक्ट करता है। ये तो समझ आता है, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछिए। ये सब तो तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति सहमति दे सकता हो, लेकिन बच्चों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों का क्या? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और इसी के लिए बीएनएस में धारा 27 है, जो पुरानी आईपीसी धारा 89 थी। जी। कानून कहता है कि 12 साल से कम उम्र का बच्चा या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो वैध सहमति नहीं दे सकता। ऐसे मामलों में उनके माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति मान्य होती है। तो अगर एक बच्चे को ऑपरेशन की जरूरत है और वो डर के मारे मना कर रहा है, लेकिन उसके पिता डॉक्टर को सहमति दे देते हैं, तो डॉक्टर को ऑपरेशन करना कानूनी तौर पर सही होगा? हाँ, बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि उसने बच्चे की भलाई के लिए उसके कानूनी अभिभावक की सहमति से काम किया है। ये भी एक जरूरी प्रावधान है और इसे याद रखने के लिए स्टडी टेक की ट्रिक तो काफी व्यवहारिक है। जो हमारे पास है, ये स्टडी टेक के बनाए हुए कुछ स्लाइड्स हैं, खास तौर पर यूपीएसआई 2026 परीक्षा के लिए। तो आज का हमारा मिशन है इन स्लाइड्स की मदद से ये समझना कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी से भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में क्या बदलाव आए हैं, और हम ये भी देखेंगे कि स्टडी टेक ने इसे याद रखने के लिए क्या दिलचस्प तरीके सुझाए हैं। तो चलिए इस कानूनी चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश करते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ परीक्षा देने वालों के लिए नहीं है, ये हर नागरिक के लिए जरूरी है, क्योंकि कानून का ये हिस्सा एक तरह से ये मानता है कि हर इंसान अपनी जान का सबसे पहला रक्षक होता है। लेकिन सवाल ये है कि रक्षा और बदले की लड़ाई में कानून फर्क कैसे करता है? यहीं से ये चर्चा दिलचस्प हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले नींव से शुरू करते हैं
बीएनएस की धारा 34, जिसे स्रोत में आत्मरक्षा का आधार कहा गया है, ये धारा कहती है कि हर व्यक्ति को न सिर्फ अपनी बल्कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है। यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति पर जोर देना जरूरी है ना, कि आप बस अपनी चिंता करें। वो आपको मतलब एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। अगर आप सड़क पर किसी अनजान को लूटते या पिटते देखें तो कानून आपको उसकी मदद करने का अधिकार दे रहा है। मतलब ये एक तरह से बाईस्टैंडर इंटरवेंशन को कानूनी मान्यता देता है। बिल्कुल, जो कि एक बहुत ही प्रगतिशील सोच है। सही बात है। ये सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी को भी बल देता है। स्टडी टेक की सामग्री में इसे समझाने के लिए एक ढाल वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, जहां एक व्यक्ति दूसरे के लिए ढाल बना खड़ा है। ये दिखाता है कि आप समाज के रक्षक भी बन सकते हैं। और जो लोग पुराने कानून से परिचित हैं, उनके लिए बता दूं कि जो बातें पहले आईपीसी की धारा 96 और 97 में थीं, उन्हें अब बीएनएस की धारा 34 में एक साथ कर दिया गया है। हाँ, नए कानून ने कई चीजों को सरल बनाने की कोशिश की है। और इसे याद रखने के लिए स्टडी टेक एक मजेदार ट्रिक सुझाता है। वो कहते हैं, बीएनएस में 34 का आंकड़ा याद रखो, 3 और 4, यानी तीनों चारों तरफ से अगर हमला हो तो सेक्शन 34 आपकी ढाल है। निमोनिक्स यानी याद रखने के ये तरीके काफी काम आते हैं, खासकर जब इतनी सारी धाराएं हों। अच्छा, अब इसी नींव का एक और पत्थर है बीएनएस की धारा 35। ये कहती है कि अगर आप पर कोई ऐसा व्यक्ति हमला करता है जिसे अपने किए का होश नहीं है, जैसे कोई मानसिक रूप से बीमार हो या कोई नशे में धुत हो, तब भी आपको आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत छिपा है। आपका जो आत्मरक्षा का अधिकार है वो हमलावर की मानसिक स्थिति पर या उसकी आपराधिक जिम्मेदारी पर निर्भर नहीं करता है। कानून कहता है कि आपकी जान और आपकी सुरक्षा सबसे ऊपर है, भले ही हमला करने वाले पर बाद में मुकदमा चले या न चले। खतरा तो खतरा है। खतरा तो खतरा है, चाहे वो किसी भी स्रोत से आए। आपको उस खतरे को टालने का पूरा हक है। तो आधार बिल्कुल साफ है, आप अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं, और हमलावर कौन है इससे आपके अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसा कि हर अधिकार के साथ होता है, ये असीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं से कानून का असली इम्तिहान शुरू होता है। अधिकार देना आसान है, उसकी सीमाएं तय करना मुश्किल। तो अब बात करते हैं उस लक्ष्मण रेखा की जिसका जिक्र बीएनएस की धारा 37 में है। ये वो स्थितियां बताती है जब आत्मरक्षा का अधिकार लागू नहीं होता है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली, आप किसी लोक सेवक जैसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर वो कानूनी तौर पर अपनी ड्यूटी कर रहा है। हाँ, मान लीजिए पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई है और आपके हिसाब से ये गलत है, आप उस समय उन पर हमला नहीं कर सकते। आपको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। हालांकि अगर कोई पुलिस वाला अपनी वर्दी का रौब दिखाकर गैर कानूनी काम कर रहा है तो स्थितियां बदल सकती हैं, पर वो एक बहुत जटिल मामला बन जाता है। अच्छा, दूसरी सीमा है मदद मांगने का समय। अगर आपके पास अधिकारियों से संपर्क करने का, जैसे पुलिस को फोन करने का पर्याप्त समय और मौका है, तो कानून आपसे यही उम्मीद करता है। आत्मरक्षा का अधिकार तब के लिए है जब मदद का कोई और रास्ता न हो। ये पहला नहीं बल्कि आखिरी विकल्प होना चाहिए। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी यानी जरूरत का सिद्धांत कहते हैं। ये अधिकार आपकी जरूरत है, आपकी पसंद नहीं। अगर आप झगड़ा करके घर जाकर बंदूक लेकर आएं और कहें कि मैं आत्मरक्षा कर रहा था, तो कानून इसे नहीं मानेगा। क्योंकि आपके पास समय था। हाँ, क्योंकि आपके पास उस खतरे से दूर जाने और पुलिस को बुलाने का मौका था। और तीसरी और शायद सबसे अहम सीमा, जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग नहीं। हाँ, इसे आनुपातिक बल का सिद्धांत कहते हैं। मतलब खतरा जितना बड़ा है, आपका बचाव भी उसी अनुपात में होना चाहिए। किसी ने आपको धक्का दिया तो आप उस पर चाकू से वार नहीं कर सकते। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आनुपातिक बल का फैसला अदालत में ठंडे दिमाग से सारे सबूतों को देखकर महीनों बाद किया जाता है, जबकि वो बल इस्तेमाल करने का फैसला खतरे के उस एक पल में घबराहट और एड्रेनलिन के बीच लिया जाता है। हाँ, उस वक्त कौन सोचेगा ये सब। कानून और हकीकत के बीच यही वो खाई है जहां ज्यादातर आत्मरक्षा के केस फंसते हैं। उस पल में कोई कैसे नापे कि कितना बल अनुपातिक है? ये बहुत ही गहरा नुक्ता है। और बता दें कि ये सारी सीमाएं पहले आईपीसी की धारा 99 में थीं, जो अब बीएनएस की धारा 37 बन गई हैं। इसे याद रखने के लिए भी स्टडी टेक एक ट्रिक देता है। धारा 37 यानी शांत रहो,
जब पुलिस सामने हो तो 37 बन जाओ, शांत रहो वरना धारा 132 लग जाएगी। ये ट्रिक परीक्षा के लिए तो ठीक है, पर मैं इसमें एक चेतावनी जोड़ना चाहूंगा। शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी लोक सेवक द्वारा किया जा रहा अवैध बल प्रयोग चुपचाप सहें। अगर कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है तो नागरिक के पास भी कानूनी उपाय हैं। हर स्थिति अलग होती है। ये एक बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे गंभीर है, जिसे स्टडी मटेरियल में सुपर इम्पॉर्टेंट बताया गया है। ये वो स्थितियां हैं जहां कानून आपको हमलावर की जान लेने तक का अधिकार देता है। ये है बीएनएस की धारा 38 जो शरीर की रक्षा से जुड़ी है। ये पुराने कानून की सबसे चर्चित धाराओं में से एक, आईपीसी की धारा 100 का नया रूप है। जी, आईपीसी 100, इसका जिक्र तो फिल्मों से लेकर न्यूज तक में होता था। अब कानून के छात्रों और प्रोफेशनल्स को बीएनएस 38 को अपने दिमाग में बिठाना होगा। ये वो 7 स्थितियां हैं जहां कानून मानता है कि खतरा इतना बड़ा है कि जान बचाने के लिए हमलावर की जान लेना भी जायज है। तो आइए इन 7 स्थितियों को एक एक करके समझते हैं। पहला, जब हमला ऐसा हो जिससे लगे कि नतीजा मौत ही होगा। दूसरा, जब गंभीर चोट यानी ग्रीवस हर्ट का खतरा हो। और यहाँ गंभीर चोट का मतलब समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक गहरी खरोच नहीं है। कानून की नज़र में इसमें हड्डी का टूटना, शरीर के किसी अंग की शक्ति का स्थायी रूप से चले जाना, जैसे नज़र या सुनने की शक्ति। अच्छा, ये कोई भी ऐसी चोट जो आपको 20 दिनों से ज्यादा अपने रोजमर्रा के काम करने में असमर्थ कर दे। बिल्कुल। तीसरी स्थिति है बलात्कार करने या करने की कोशिश। चौथी, अप्राकृतिक यौनाचार, जिसे अननेचुरल लस्ट कहा गया है, उसकी कोशिश। पांचवी, अपहरण, मतलब किडनैपिंग या अबडक्शन। इन सभी अपराधों में आप देखें कि ये सिर्फ शारीरिक चोट नहीं है, ये किसी व्यक्ति की गरिमा, उसकी स्वायत्ता और स्वतंत्रता पर भी हमला है। कानून इन हमलों को जीवन पर हमले के बराबर ही गंभीर मानता है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। छठी स्थिति है किसी को गलत तरीके से बंधक बनाना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जहां आपको ये विश्वास हो जाए कि आप बिना बचाव किए यहां से निकल नहीं सकते और पुलिस की मदद भी नहीं ले सकते। जी। और सातवीं और आखिरी स्थिति है एसिड फेंकना या फेंकने की कोशिश जिससे गंभीर चोट का खतरा हो। एसिड अटैक को इस लिस्ट में शामिल करना ये दिखाता है कि कानून समाज में पैदा हो रहे नए और क्रूर अपराधों को लेकर कैसे खुद को अपडेट करता है। ये सभी 7 स्थितियां ऐसी हैं जहां कानून ये मानकर चलता है कि पीड़ित के पास सोचने, समझने या नाप तौलकर बल प्रयोग करने का समय और मानसिक स्थिति नहीं होती। और इस सबसे महत्वपूर्ण धारा के लिए स्टडी टेक की तरफ से एक बहुत ही विजुअल ट्रिक सुझाई गई है। वो कहते हैं आईपीसी का 100 नंबर डायल करने पर पुलिस आती थी। अब बीएनएस का 38 याद रखो, 38 बोर की रिवॉल्वर की तरह। जब जान पे बन आए तो 38 चलाना माफ है। इस तरह की छवियां एक जटिल कानूनी प्रावधान को यादगार बना देती हैं, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत हमेशा याद रखना चाहिए। ये अधिकार तभी है जब खतरा वास्तविक और जानलेवा हो। तो ये तो हुई शरीर की रक्षा की बात, पर एक सवाल जो हमेशा उठता है, क्या अपनी संपत्ति जैसे कार या मोबाइल फोन को बचाने के लिए किसी की जान ली जा सकती है? इसका जवाब बीएनएस की धारा 40 में मिलता है। और ये एक बेहद जरूरी सवाल है, क्योंकि कानून हमेशा जीवन को संपत्ति से ऊपर रखता है। इसलिए यहाँ शर्तें और भी ज्यादा सख्त हैं। आप किसी पर्स चोर को गोली नहीं मार सकते, क्योंकि एक पर्स की कीमत एक इंसान की जान से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, स्टडी मटेरियल की शुरुआत भी इसी उदाहरण से होती है। लेकिन 4 ऐसी स्थितियां हैं जहां संपत्ति की रक्षा में भी जान लेना कानूनन जायज माना गया है। पहली है डकैती यानी रॉबरी, दूसरी रात के समय घर में सेंधमारी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। और यहाँ रुककर इन शब्दों का फर्क समझना जरूरी है। चोरी चुपके से होती है, लेकिन डकैती में हिंसा या हिंसा की धमकी शामिल होती है। और रात में घर की दीवार तोड़कर या ताला तोड़कर घुसने वाला सिर्फ चोरी करने नहीं आया है, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कानून यहाँ संपत्ति को नहीं, बल्कि उस संपत्ति के साथ मौजूद आपकी जान को खतरे में देख रहा है। बहुत सही। तीसरी स्थिति है किसी ऐसे घर, तंबू या जहाज में आग लगाना जहां इंसान रहते हों। और चौथी स्थिति है ऐसी चोरी, लूट या शरारत जिसमें आपको अपनी जान का खतरा भी महसूस हो। इन चारों स्थितियों में जो कॉमन बात है वो यही है कि ये सिर्फ संपत्ति के खिलाफ अपराध नहीं है। इनमें अपराधी का इरादा और उसका तरीका ऐसा होता है कि उससे पीड़ित की जान को सीधा और गंभीर खतरा पैदा हो जाता है।
कानून इसी बढ़े हुए खतरे की वजह से आपको अधिकतम बल प्रयोग की इजाजत देता है। ये प्रावधान पहले आईपीसी की धारा 103 में थे और बीएनएस की इस नई धारा 40 को याद रखने के लिए स्टडी टेक ने एक मशहूर लोक कथा का इस्तेमाल किया है। ट्रिक है अली बाबा और 40 चोर। अगर 40 चोर घर में घुसें और जान का खतरा पैदा करें तो धारा 40 आपको पावर देती है। ये वाकई में शानदार है। एक कहानी जो हर किसी के बचपन का हिस्सा रही है, उसे कानून की एक धारा से जोड़ देना, इससे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हमने आत्मरक्षा के अधिकार से जुड़ी बीएनएस की 4 सबसे महत्वपूर्ण धाराओं की गहराई को समझा। धारा 34 जो हमें अपनी और दूसरों की रक्षा का आधार देती है, धारा 37 जो इस अधिकार की लक्ष्मण रेखा खींचती है, और धारा 38 और 40 जी, जो उन असाधारण परिस्थितियों के बारे में बताती हैं जब शरीर या संपत्ति की रक्षा में किसी की जान लेना भी जायज हो सकता है। बिल्कुल। इन सब का सार निकालें तो एक ही बात सामने आती है, कानून आपको अपनी रक्षा का अधिकार देता है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। बल का प्रयोग हमेशा आखिरी उपाय होना चाहिए और उतना ही होना चाहिए जितना उस पल में जरूरी हो। आईपीसी से बीएनएस का ये सफर सिर्फ सेक्शन नंबर बदलने का नहीं, बल्कि इन सिद्धांतों को और स्पष्टता देने की एक कोशिश है। और जाने से पहले हम श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। कानून की किताबों में आनुपातिक बल और जान का उचित खतरा जैसी बातें बड़े साफ सुथरे ढंग से लिखी हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब कोई सच में किसी अंधेरी गली में खतरे का सामना कर रहा होता है, उस घबराहट, डर और एड्रेनलिन के सैलाब में क्या उसका दिमाग कानून की परिभाषाएं तौल सकता है? उस एक पल में जब फैसला सिर्फ जिंदगी और मौत के बीच करना हो, तब उचित और आनुपातिक का हिसाब वो कैसे लगाया जा सकता है? कानून की ठंडी स्याही और जिंदगी की गर्म हकीकत के बीच का यही फासला हर आत्मरक्षा के मुकदमे का सबसे बड़ा सवाल होता है। इस पर सोचिएगा जरूर।